हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पर आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जो कि संबंधित है आनुवंशिकी भाग 2। इससे पूर्व हमने आनुवंशिकी भाग 1 में मेंडल, जो कि आनुवंशिकी के पिता हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। बहुत संक्षेप में उनके जीवन परिचय को हमने जाना था। दूसरे रूप में हमने ये जाना कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव अपने प्रयोगों के लिए क्यों किया। तीसरा, हमने ये जाना कि मेंडल ने मटर के पौधे के किन किन लक्षणों का उपयोग अपने परीक्षणों के लिए किया। इसके अलावा हमने बहुत संक्षेप में मटर के जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी कितनी संख्या होती है, जिन लक्षणों का चुनाव मेंडल ने किया था वे कौन कौन से गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, इन सब की बात हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे उससे आगे, यानी कि आज हम बात करते हैं उस शब्दावली की जिसका उपयोग मेंडल ने किया। इसके बारे में हम जानेंगे। तो उस शब्दावली की बात हम करें उससे पूर्व हमें ये जानना होगा कि वे कौन कौन सी शब्दावली है या वे कौन कौन से शब्द हैं जिनका उपयोग मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए किया था। या दूसरे शब्दों में यह कहें कि मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए और उन्होंने उन प्रयोगों के जो परिणाम थे उनको लोगों के सामने रखा, तो उस प्रस्तुतिकरण में उस समय उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया था उन्हें हम आज जानते हैं। इनको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक हम आनुवंशिकी पढ़ेंगे तब ये शब्द एक के बाद एक हमारे सामने आते रहेंगे। तो हम सबसे पहले उन सारे शब्दों को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए, आपके सामने लिखा है आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण शब्द। इनमें सबसे पहला शब्द जो है या जो टर्म है वो है जीन। एक्चुअली जीन हम आज कह रहे हैं। अगर मेंडल की बात करें तो मेंडल ने एक शब्द का उपयोग किया था और उसे कहा था फैक्टर। ये जो फैक्टर है इसको आज के संदर्भ में जीन कहा जाता है, लेकिन मेंडल ने उपयोग किया था तब हम इसको कहते थे फैक्टर। यानी फैक्टर को यदि हम बात करें तो जो मेंडल ने कहा था उस समय एक जीव में एक जैवीय लक्षण का निर्धारण करने के लिए जो उत्तरदायी है उसे हम फैक्टर कहते हैं। यानी किसी भी जीव में, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, उसमें किसी एक लक्षण को निर्धारण करने वाली जो इकाई है उसे उस समय मेंडल ने फैक्टर कहा था और आज हम इसे जीन कहते हैं।
यदि आधुनिक आनुवांशिकी के रूप में हम बात करें तो किसी भी आनुवांशिक पदार्थ की जो क्रियात्मक इकाई है, जो कि किसी भी लक्षण को उत्पन्न करने के लिए, किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होती है, उसे हम जीन कहते हैं। और इसी जीन को पुराने समय में मेंडल ने फैक्टर कहा था। दूसरी बात, जो दूसरी शब्दावली है जिसकी हम बात करते हैं, वो है युग्म विकल्पी। ये जो युग्म विकल्पी है, इसकी हम बात करते हैं। युग्म विकल्पी से तात्पर्य, ये देखिए यहां पर युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी को हम इसलिए भी समझना चाहेंगे क्योंकि ये जो युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ है या एलील है, ये पूरी आनुवांशिकी में हर जगह आया है। तो हम अगर इसको बहुत सीधे सीधे शब्दों में समझना चाहें, यहां हालांकि लिखा हुआ है एलील शब्द एलीलोमार्फ या युग्म विकल्पी का एक छोटा रूप में है, यानी एलीलोमार्फ की जगह हम उसे छोटे रूप में बताने के लिए एलील्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एलील्स क्या है या एलीलोमार्फ क्या है? ये समान जीव के एकांतरणीय अल्टरनेटिव रूप को प्रदर्शित करता है। उदाहरण स्वरूप लंबा टीटी, बोना स्मॉल टी समान जीन के एकांतरण रूप को प्रदर्शित करता है। यहां पर जो पूरी बात लिखी हुई है उसे हम बहुत सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि एक गुण या एक लक्षण, मेंडल ने मटर के पौधे में 7 लक्षणों का चुनाव किया, उसमें एक लक्षण था पौधे की लंबाई। एक लक्षण क्या था? पौधे की लंबाई। अब ये लंबाई जो है एक लक्षण है, लेकिन ये लंबाई कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो जब लंबाई ज्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं लंबा पौधा, और जब लंबाई कम होती है तो उसे हम कहते हैं बोना पौधा या छोटा पौधा। यानी एक लक्षण जो है वो जब किसी पौधे में उत्पन्न होता है, दिखाई देता है, तो वो लक्षण जो है वो 2 रूपों में दिखाई देता है। ये किसी एक लक्षण के जो 2 रूप हैं, या सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक ही गुण के 2 रूपों को व्यक्त करने वाले कारक। समझें, कारक हमने पहले इस्तेमाल किया जीन, जो लक्षण को उत्पन्न करता है। अब ये लक्षण जो है वो जब उत्पन्न हो रहा है, लक्षण एक है लंबाई, लेकिन जब वो किसी जीव में, किसी पौधे में उत्पन्न होगा तो वो 2 रूपों में दिखाई देगा। एक उसका रूप हो सकता है कि पौधा लंबा हो, और एक दूसरा रूप हो सकता है कि पौधा बौना हो, लंबाई कम या ज्यादा होगी। तो ये लंबाई कम होगी या ज्यादा होगी, तो जो कम को प्रदर्शित करेगा या जो ज्यादा को प्रदर्शित करेगा, ये दोनों जो रूप हैं जो कि किसी लक्षण के किसी भी जीव में व्यक्त होते हैं, इन दोनों को हम एलील्स कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, यदि उदाहरण के रूप में पौधा लंबा होगा तो हम उसे टीटी के रूप में, कैपिटल टी के रूप में व्यक्त करेंगे, और पौधा बौना होगा तो स्मॉल टी के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी पौधे का जो लक्षण है वो है लंबाई, और उस लंबाई का जब वो लंबाई का जो लक्षण है जब किसी पौधे में दिखाई देगा तो वो या तो लंबे के रूप में दिखाएगा या बोने के रूप में दिखाई देगा। तो ये दोनों लंबापन और बोनापन, ये पौधे की लंबाई के क्या हैं? 2 रूप हैं जो व्यक्त होते हैं किसी जीव में, और इन दोनों व्यक्त होने वाले
जो लक्षण हैं, जो रूप हैं, जो दिखाई देते हैं, उनको निर्धारित करने वाले जो कारक या जो जीन्स होती हैं, वे एक दूसरे की युग्म विकल्पी कहलाती हैं। तीसरा शब्द, इसे अपन कहते हैं जीन स्थान। जीन स्थान हम जानते हैं कि एक क्रोमोसोम्स पर अनेक जीन्स पाई जाती हैं और हर एक जीन्स का किसी भी क्रोमोसोम्स पर एक निश्चित स्थान होता है और उस स्थान पर उस स्थान को जिस पर वो जीन्स पाई जाती है, वह भाग उस जीन के लिए जीन स्थान या जीन लोकस कहलाता है। हम ये समझेंगे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, वे जोड़े में पाए जाते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मटर के पौधे का जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है, गुणसूत्र संख्या होती है, वो 2n बराबर 14 होती है, यानी उसमें 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये जब गुणसूत्र समान प्रकार के गुणसूत्र जो होते हैं, जो जोड़ा बनाते हैं, तो ये जो समजात प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, उनमें जो एलील्स होती हैं, किसी भी लक्षण को व्यक्त करने वाली एक दूसरे की विपरीत जो जीन्स होती हैं, वे समान स्थान पर उपस्थित होती हैं। तो हमको यहाँ दो बातों को समझना होगा। एक, कि किसी भी गुणसूत्र पर एक लक्षण को उत्पन्न करने वाली, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि एक गुणसूत्र पर बहुत सारी जीन्स पाई जाती हैं, यानी एक गुणसूत्र कई सारे लक्षणों को निर्धारित करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन लक्षणों को निर्धारित करने वाली जीन्स उस गुणसूत्र पर पाई जाती हैं या गुणसूत्र के जोड़े पर पाई जाती हैं। तो ये कोई विशेष जीन, एक विशेष लक्षण की जो जीन्स है, वो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। उस क्षेत्र में पाई जाने वाली उस जीन के उस स्थान को हम जीन स्थान कहते हैं। और समान प्रकार के क्रोमोसोम्स में ये जो एलील्स होती हैं, गुणसूत्रों को व्यक्त करने वाली एक दूसरे की विपरीत जो जीन्स होती हैं, वे समान स्थान पर पाई जाती हैं। अगला जो यहाँ पर शब्दावली है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो शब्दावली है जंगली और उत्परिवर्तित एलील्स। जंगली और उत्परिवर्तित एलील्स, इसको हम समझें तो बहुत आसान है समझना। ये आसान इसलिए है क्योंकि बहुत सरल शब्दों में यहां दिया हुआ है कि किसी भी जनसंख्या में, जीवों की संख्या में जो लक्षण बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, वे जंगली या शुद्ध या वास्तविक एलील कहलाते हैं। और उस जनसंख्या में जो कम दिखाई देते हैं, लक्षण कम दिखाई देते हैं, यानी एलील कम दिखाई देती है, क्योंकि एलील ही लक्षण को व्यक्त करती है। तो जो कम दिखाई देती है उसे हम उत्परिवर्तित जीन्स कहते हैं। या हम ये समझें दूसरे रूप में कि उत्परिवर्तित वो जीन है जो किसी वास्तविक जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई है, और चूंकि उस जीन में परिवर्तन हो गया है तो उससे जो लक्षण उत्पन्न होगा वो भी कैसा होगा? थोड़ा परिवर्तित होगा, या मुख्य जो लक्षण है उससे भिन्न होगा। दूसरे शब्दों में, या हम इसको दोबारा से समझें तो जंगली एलील वो एलील है जो किसी जनसंख्या में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी ऐसे लक्षण जो ज्यादा किसी जनसंख्या में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, वे जंगली कहलाते हैं, वास्तविक कहलाते हैं। और जो कम दिखाई देते हैं वे उत्परिवर्तित प्रकार के लक्षण होते हैं या उत्परिवर्तित एलील्स कहलाते हैं। अगला जो लक्षण है वो शब्दावली है, वो है समयुग्मजी, होमोजाइगस। जैसे मैंने आपको बताया था कि एलील, ये पूरी आनुवंशिकी में बार बार शब्द आएगा, उसी तरह से ये समयुग्मजी और विषम युग्मजी, समयुग्मजी और विषम युग्मजी, ये दो शब्द पूरी आनुवंशिकी में
हर जगह इस्तेमाल किए जाएंगे, हर जगह आएंगे। तो हमको समझ लेना होगा कि ये दोनों क्या होते हैं। एक लक्षण के लिए जब दोनों जीन्स समान प्रकार के होते हैं, जैसे कि लंबाई के लिए जो यहां पर गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं वे एक जैसे हैं। मैंने बताया था जो गुणसूत्र होते हैं वे कैसे होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। तो जोड़े में पाए जाने वाले दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, तो इस स्थिति को हम कहते हैं समयुग्मजी। क्या कहते हैं इनको हम, समयुग्मजी। और हमको ये भी समझना होगा कि ये जो समयुग्मजी जब जब आएंगे, इसका मतलब ये है कि आनुवंशिकीय शुद्धता होती है। आनुवंशिकीय शुद्धता होती है मतलब कि जंगली एलील्स होते हैं, वास्तविक एलील्स होते हैं। जब भी ये जोड़े में पाए जाएंगे और समान प्रकार के होंगे, जोड़े में पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं, क्या होते हैं, जीन्स, क्योंकि एक गुणसूत्र पर कई सारे प्रकार की जीन्स पाई जाती हैं, तो उनमें से जो अलग अलग प्रकार की जीन्स होती हैं वे अलग अलग लक्षणों को उत्पन्न करती हैं। तो किसी एक लक्षण को उत्पन्न करने वाली जो जोड़े की जीन्स होती हैं, एलील्स होती हैं, वे जब समान प्रकार की होती हैं, एक जैसी होती हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं समयुग्मजी। हम समझेंगे, जब हम इनके उदाहरण लेंगे तो हम इनको समझेंगे। उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए यहाँ पर स्थिति समयुग्मजी है, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली जो जोड़े की जीन्स है वो कैसी है, समान प्रकार की है। और ये जो समयुग्मजी होते हैं इनको ही हम क्या कहते हैं, जब इनके द्वारा कोई लक्षण होता है वो दिखाई देता है तो हम उसे प्रभावी होमोजाइगस अवस्था कहते हैं। और जब लक्षण होता है लेकिन दिखाई नहीं देता तो हम उसे अप्रभावी होमोजाइगस कहते हैं। कब, जब पाई जाने वाली जोड़े की जीन्स कैसी हो, समान प्रकार की हो, तो हम उसे कहते हैं समयुग्मजी। और इसके ठीक विपरीत जो अगला लक्षण यहाँ पर है, जो अगली शब्दावली है, वो है विषमयुग्मजी, हेटेरोजाइगस। बिल्कुल ठीक विपरीत, किसी एक लक्षण के लिए व्यक्त हो रहा है एक लक्षण, लेकिन उस लक्षण को व्यक्त करने वाली जो जीन्स है, जो जोड़े की जीन्स है, उसकी दोनों जीन्स कैसी हैं, असमान प्रकार की। कैसी हैं, असमान प्रकार की हैं। तो हम ऐसी जीन्स की जोड़े को विषम युग्मजी कहते हैं या हेटेरोजाइगस कहते हैं। और ऐसी स्थिति अक्सर कब दिखाई देती है, जब हाइब्रिड होता है, संकरण होता है, संकर होता है। यानी हम जब दो लक्षणों के बीच क्रॉस कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो उस लक्षण से जो परिणाम हमारे सामने आते हैं उसमें उसको व्यक्त करने वाली जो जो लक्षण होता है, उसको व्यक्त करने वाला लक्षण तो एक ही होता है, लेकिन उसको जब हम उसका जीनोटाइप देखते हैं, जब हम उसके गुणसूत्रों की, जीन्स की स्थिति देखते हैं, तो जोड़े में पाई जाने वाली जो जीन्स होती हैं वे कैसी होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था, आप देखेंगे कि होमोजाइगस स्थिति में यहाँ देखिए ये है टीटी, लंबाई को व्यक्त कर रहा है, लेकिन दोनों जीन्स कैसी हैं, समान प्रकार की हैं। और जब विषम युग्मजी होता है तो देखिए लंबाई ही है, पौधा कैसा है, लंबा है, लेकिन उसको व्यक्त करने वाली जो जीन्स हैं, जोड़े की जीन्स हैं, वे कैसी हैं, अलग अलग है। एक को हम स्मॉल टी से व्यक्त कर रहे हैं, इसको हम कैपिटल टी से व्यक्त कर रहे हैं, इसको हम स्मॉल टी से व्यक्त कर रहे हैं। ये दोनों जो लक्षण उत्पन्न कर रही हैं वे लक्षण क्या है, वो लक्षण लंबा पौधा, लेकिन जीन्स कैसी हैं, अलग अलग प्रकार की हैं। तो ऐसी स्थिति को हम विषम युग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यदि हम हेटेरोजाइगस जोड़ों की संख्या जानते हैं, यदि हम हेटेरोजाइगस जोड़ों की संख्या जानते हैं तो हम उसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि यदि युग्मकों की बात कर रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे 2n। 2n हेटेरोजाइगस स्थिति है। ये n जो है वो किसको दिखा रहा है, हेटेरोजाइगस जोड़ों की संख्या को दिखा रहा है। और F2 लक्षण प्रारूप, F2 पीढ़ी में फिनोटाइप
फिनोटाइप और जीनोटाइप को हम आगे समझेंगे। उसमें की संख्या 2n, यहाँ n क्या है, हेटेरोजाइगस जोड़ों की संख्या है। F2 जीन प्रारूप, इसमें क्या है, संख्या है 3n, यहाँ n क्या है, हेटेरोजाइगस जोड़ों की संख्या है। तो इसकी हमने बात की। तो ये कुल मिलाकर के 6 इस पेज में, जिसकी जो सामने हमारे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है उसको हम समझ रहे हैं। तो आनुवंशिकी के महत्वपूर्ण 6 शब्द समझे हमने। जीन या कारक, मेंडल ने जैसे कारक कहा था, यानी किसी लक्षण को उत्पन्न करने वाले जो संरचनाएं होती हैं जो लक्षणों को उत्पन्न करती हैं। क्योंकि उस समय मेंडल को बहुत ज्यादा जानकारी इसकी नहीं थी, इसलिए उसने इनको, इस चीज को जो लक्षणों को उत्पन्न करती है उसे कहा था कारक। फैक्टर, युग्म विकल्पी, किसी भी लक्षण को व्यक्त करने वाले जो 2 रूप होते हैं उन्हें हम युग्म विकल्पी कहते हैं। जीन स्थान, किसी गुणसूत्र पर जब कोई जीन्स जिस स्थान पर पाई जाती है, जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, उस क्षेत्र को उस जीन का जीन स्थान कहते हैं। जंगली या उत्परिवर्तित एलील्स, किसी भी जनसंख्या में जिनकी संख्या ज्यादा होती है उन्हें हम जंगली कहते हैं, और जिनकी संख्या कम होती है उन्हें हम उत्परिवर्तित कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझें तो जो जंगली है वो वास्तविक है, और जो उत्परिवर्तित है वो जंगली में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई है। समयुग्मजी, जोड़े में पाई जाने वाली जीन्स जब समान प्रकार की होती है तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। विषम युग्मजी, जोड़े में पाई जाने वाली जीन्स, किसी भी लक्षण को उत्पन्न करने वाली जो जोड़े की जीन्स होती हैं वे जब असमान प्रकार की होती हैं, 2 अलग अलग प्रकार की जीन्स जब होती हैं और वे किसी एक लक्षण को उत्पन्न करती हैं, पर उत्पन्न करने वाली जो जीन्स होती हैं, लक्षण एक होता है पर उत्पन्न करने वाली जो जीन्स होती हैं वे अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो इसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। तो ये हमने इस पेज में 6 लक्षणों की बात कर ली। किसकी बात कर ली? 6 लक्षणों की बात कर ली है ना। अब हम 7 नंबर पर आ गए हैं, और 7 नंबर पर जो शब्दावली है वो है जीनोटाइप। और दूसरा जो यहाँ पर 8वें नंबर पर दिखाई दे रही फिनोटाइप। ये शब्द बार बार आएंगे पूरी आनुवंशिकी में, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब हम इसको बहुत एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात की, थोड़ी देर पहले बात की कि एक लक्षण है, और वो लक्षण है पौधे की लंबाई, यानी लंबा पौधा। अब हम बात करते हैं कि पौधा जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, लंबा। और हम जानते हैं कि लंबाई को उत्पन्न करने वाली जो जीन्स होती हैं वे किसी भी क्रोमोसोम्स पर पाई जाती हैं। अब पौधे का बाहरी स्वरूप जो हमारे सामने दिखाई देता है, स्वरूप जो हमको दिखाई देता है, जैसे कि उसका रूप कैसा है, उसका लिंग कैसा है, उसका रंग कैसा है और व्यवहार कैसा है, तो हम बात कर रहे हैं उसके रूप की। यहां पर एक चीज हमने उदाहरण के रूप में ली है, रूप। तो हमें पौधा कैसा दिखाई दे रहा है कि पौधा लंबा है। ठीक, क्या दिखाई दे रहा है कि पौधा लंबा है। तो ये जो उसका व्यवहार हमको दिखाई देता है ऊपर से, जो ऊपर से हमको दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। जो हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो पौधा है जो लंबा है, ये इसको उत्पन्न करने वाली जब हम जीन्स की बात करेंगे, उसका पता हम लगाएंगे, उसका अध्ययन जब हम करेंगे, तो जब हम उसको उत्पन्न करने वाली, उस लक्षण को उत्पन्न करने वाली जीन्स के बारे में बात करते हैं, तो ये बात, ये अध्ययन, ये कहलाता है जीनोटाइप या जीन प्रारूप। जब हम किसकी बात करेंगे, इस लक्षण को उत्पन्न करने वाली जीन्स की। क्यों करेंगे? क्योंकि फिर हम वही बात करेंगे कि आखिरकार जो उसकी जीन्स जो हैं, जिनने उस लक्षण को उत्पन्न किया है, पौधे की लंबाई को उत्पन्न किया है, वो समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी है।
वो शुद्ध है कि हाइब्रिड है, ये किसी पौधे को ऊपरी तौर पर देख करके नहीं पता लगाया जा सकता। तो इसको पता लगाने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? जीन प्रारूप। पौधा कैसा है? लंबा है। अब स्थितियां क्या हो सकती हैं? स्थिति ये हो सकती है कि वो जो पौधा है, ये जो पौधा है, ये पौधा लंबा दिख रहा है, लेकिन ये पौधा जो है, जो लंबा दिख रहा है, ये स्थिति कैसी हो सकती है इसकी? टीटी। क्या हो सकती है इसकी स्थिति? टीटी, यानी समयुग्मजी। ये भी पौधा लंबा ही उत्पन्न करेगा। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? टीटी। ये भी पौधा क्या करेगा? लंबा उत्पन्न करेगा। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? लक्षण जो बाहरी तौर पर दिखाई देगा वो कैसा होगा? एक जैसा होगा, पौधा लंबा होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे उसके जीनोटाइप की, तो यहां देखेंगे तो ये समयुग्मजी है, टीटी, कैपिटल टी कैपिटल टी। लेकिन अगर हम बात करें कि इस स्थिति की, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों भी जो पौधे का लक्षण उत्पन्न करेंगे वो कैसा उत्पन्न करेंगे? पौधा लंबा, पौधा लंबाई वाला लंबा पौधा ये भी उत्पन्न करेगा। लेकिन वो ऊपर से कैसा होगा? दिखाई देगा लंबा। लेकिन ये पता नहीं लगेगा कि वो समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी है। ये कब पता लगेगा? जब हम उसके जीन प्रारूप की बात करेंगे तो हमको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये शुद्ध पौधा था, लंबा पौधा, क्योंकि इसमें समान प्रकार की जीन्स पाई जा रही थी। समयुग्मजी था, शुद्ध प्रकार का था, और वहीं पौधा लंबा दिख रहा है। लेकिन इसमें जब जब हम जीन प्रारूप की बात करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि पौधा कैसा है? फिनोटाइप में, लक्षण प्रारूप में लंबा, लेकिन जीन प्रारूप में कैसा है? हाइब्रिड प्रकार का है। क्यों है? विषम युग्मजी है। क्यों है? क्योंकि इसमें पाई जाने वाली, इस लक्षण को उत्पन्न करने वाली जो जीन्स का जोड़ा है, उसमें पाई जाने वाली दोनों जीन्स कैसी हैं? अलग अलग प्रकार की हैं। तो ये जब हम किसी लक्षण को उत्पन्न करने वाली जीन्स का अध्ययन करते हैं तो इसे अपन जीन प्रारूप कहते हैं, और बाहरी लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो हम इसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। अगला जो यहां पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है शुद्ध वंशक्रम, प्योर लाइन। क्या कहते हैं? प्योर लाइन। प्योर लाइन, प्योर लाइन। तो हम देखें इसको कि होमोजाइगस जीवों की पीढ़ी जिसमें केवल एक ही प्रकार की संतति उत्पन्न होती है, ये अपने फिनोटाइप तथा जीनोटाइप के लिए ट्रू होते हैं, ब्रीड होते हैं। शुद्ध वंशक्रम मतलब कि होमोजाइगस अवस्था है। ऐसी अवस्था है, होमोजाइगस अवस्था है, और उसकी केवल एक पीढ़ी जो उत्पन्न होती है, उसमें ये जो उत्पन्न होने वाली पीढ़ी होती है, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों के लिए कैसी होती है? सत्य होती है, शुद्ध होती है, सत्य ब्रीड होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध वंश क्रम कहते हैं, प्योर लाइन कहते हैं। अब यहां पर कुछ शब्द आए हैं, एक संकर, द्विसंकर और बहुसंकर, पॉलीहाइब्रिड। तो इनको हम उदाहरणों के साथ आगे जानेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर ये शब्द आए हैं तो हम इनकी यहां पर बात कर लें। एक संकर क्रॉस, यानी कि जब किसी एक लक्षण को लेकर के, जब किसी एक लक्षण को लेकर के दो पौधों में क्रॉस कराया जाता है, किसी एक लक्षण, जैसे कि मान लीजिए हमने लक्षण दो पौधों लक्षण एक लिया, लंबाई, क्या दो लक्षण हो सकते हैं उसके? विपरीत लक्षण क्या हो सकते हैं? एलील्स कैसे हो सकते हैं? दो, बोना पौधा, लंबा पौधा। तो एक हमने बोना पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया। लंबा लक्षण क्या है? केवल एक, लंबाई। दो रूपों में ली, लंबा पौधा, बोना पौधा, इनके बीच में क्रॉस कराया, लक्षण कितना लिया? एक। तो इस प्रकार का जो क्रॉस होगा, परीक्षण होगा, उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। जब दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, मान लीजिए कि दो लक्षण लिए हमने, क्या लिया? एक हमने लिया बीज का रंग, और दूसरा लक्षण क्या लिया हमने? अब बीज का रंग हरा हो सकता है और पीला हो सकता है, और दूसरा लक्षण
हमने लिया बीज का आकार। इसके भी दो रूप हो सकते हैं। बीज का आकार कैसा सकता कि वो बीज कैसा हो, गोल हो, और दूसरा रूप क्या हो सकता है, सुकड़ा हो। यानी हमने दो लक्षण लिए, एक लिया बीज का रंग और दूसरा लिया बीज का आकार। इसके दो रूप होंगे तो मिला के कुल मिला के कितने रूप हो जाएंगे, 4 रूप हो जाएंगे। तो हमने दो लक्षणों को लेकर के जब क्रॉस कराया तो इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस। और जब दो से अधिक लक्षणों का किसी क्रॉस के लिए, किसी परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं बहुसंकर क्रॉस। उदाहरण के रूप में इनको हम विस्तृत रूप में आगे जाकर के लेंगे, जहां हम एक संकर क्रॉस की बात करेंगे, परिणामों की बात करेंगे, द्विसंकर क्रॉस की बात करेंगे, परिणामों की बात करेंगे, बहुसंकर क्रॉस की बात करेंगे और परिणामों की बात भी करेंगे। इसके अलावा हम जाते हैं व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस परीक्षण। रेसिप्रोकल क्रॉस जो होता है, जो दो क्रॉसेस में सम्मिलित होता है, जो समान लक्षणों वाले किंतु विपरीत लिंग वाले होते हैं। यानी ऐसा क्रॉस जो समान लक्षणों का तो है लेकिन वो कैसा है, विपरीत लिंग में होते हैं। यानी कि इसको हम समझें, ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी क्रॉस के लिए एक नर की पौधे की जरूरत होगी और एक मादा पौधे की जरूरत होगी, एक नर की जरूरत होगी और मादा पौधे की जरूरत होगी। तो लक्षण समान होंगे, लक्षणों में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लक्षण लिया लंबाई का पौधा और हमने लंबा पौधा नर के रूप में लिया और बौना पौधा मादा के रूप में लिया, और फिर हमने जस्ट अपोजिट कर दिया, मादा के रूप में हमने लंबा पौधा लिया और नर के रूप में हमने बौना पौधा लिया। तो इस प्रकार का जो क्रॉस होगा उसे हम व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। अगला जीनोम। जीनोम को हम समझे बहुत आसानी से कि हमने देखा कि मटर के पौधे की हम बात कर लें तो मटर के पौधे में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 2n बराबर 14 होती है। यानी उसमें जो गुणसूत्र हैं वे जोड़े में पाए जा रहे हैं। कितने पाए जा रहे हैं, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 14। और जब हम जोड़ों की बात करते हैं तो कितने जोड़े, 7 जोड़े। अगर उसमें से हम क्रोमोसोम्स का केवल एक सेट लें यानी n बराबर 7, तो एक सेट यानी वो 14 जो जोड़े के गुणसूत्र थे उनको हमने दो भागों में विभक्त कर दिया। जो जोड़े के एक एक क्रोमोसोम्स थे वे एक साइड ले लिए और दूसरे तरफ हमने दूसरे गुणसूत्र के सेट को ले लिया। तो एक तरफ 7 हो गए और दूसरी तरफ 7 हो गए। तो जो एक तरफ 7 गुणसूत्र आए यानी अगुणित जो संख्या आई, जोड़े में से केवल एक एक गुणसूत्र लिया है, तो इस एक एक गुणसूत्र के सेट को हम क्या कहते हैं, जीनोम। क्या कहते हैं, जीनोम। यानी 2n बराबर जो 14 थे, 2n बराबर 2n बराबर 14 मटर के पौधे में, अब उनको हमने क्या किया, उनके गुणसूत्रों के जो जोड़े थे उनको अलग करके एक एक गुणसूत्र ले लिया जोड़े का। तो कितने हो गए, कुल मिलाकर के 7 गुणसूत्र यानी n बराबर 7। तो ये कहलाया जीनोम यानी अगुणित सेट। मनुष्य की हम बात करें तो कुल मिलाकर के मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इनको यदि इनके सेटों को अलग कर लें तो कितना हो जाएगा, 23। सेट अलग कर लेंगे, गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं उन्हें अलग अलग कर लेंगे तो एक साइड कितनी संख्या आएगी, 23। तो ये जो 23 गुणसूत्र होंगे n बराबर 23, ये कहलाएंगे जीनोम। यानी गुणसूत्रों के अगुणित सेट जो होते हैं उनको हम जीनोम कहते हैं। अगला जो शब्द है यहाँ पर वो है जीन पूल। यहाँ पर देखिए ये जीन पूल, जीन पूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जीन पूल, ये जीन पूल यानी किसी पॉपुलेशन में, किसी जनसंख्या में सारे जो किसी एक जनसंख्या में जितने भी जीव सम्मिलित होते हैं, जितने भी जीव, उन सब के जो जीन्स होते हैं, जीनोटाइप होते हैं, सारे के जो जीन होते हैं उन सबको मिलकर के, मिलाकर के जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। और वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, जीन पूल बनाते हैं। अगला जो यहाँ पर टर्म आई है उसको हम लेंगे, लेकिन उसके पहले ये जो बीच बीच में हमको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको देख लें ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए अब जो हमारे पास शब्द आया है वो आया है F1 पीढ़ी। क्या आया है, F1
पीढ़ी, ये देखिए F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी को हम कैसे समझेंगे? हम ये समझेंगे कि जो जनक होते हैं, यानी जो जनक होते हैं, जनक, उन जनकों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, परीक्षण कराया जाता है, तो उससे जो उत्पन्न होती है पीढ़ी, उस पहली पीढ़ी को, यानी जनक से उत्पन्न पीढ़ी को, जो जनक है उनके बीच में हमने क्रॉस कराया और उससे जो जनसंख्या उत्पन्न हुई, उनसे जो पीढ़ी उत्पन्न हुई, उनसे जो जीव उत्पन्न हुए, उस पीढ़ी को हम कहते हैं F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन कहते हैं। दूसरी, यहां देखिए आप, तो दिखाई देगी आपको F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। ये देखिए F2 जनरेशन, अपन अंडरलाइन करते हैं इसको। और ये F2 जनरेशन में वो जो शब्द है, उसको बैटसन नामक जो वैज्ञानिक थे 1905 में उन्होंने बताया था F2 जनरेशन। तो अभी हमने F1 जनरेशन की बात की थी, यानी कि जो जनक हैं उनसे उत्पन्न पीढ़ी, वो कहलाई F1 जनरेशन। अब जो F1 जनरेशन की जो संतति है, जो जनक से उत्पन्न हुई है, उस संतति को हम क्या कह रहे हैं? जो जनक से उत्पन्न हुई F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी के बीच में जब क्रॉस होगा, F1 पीढ़ी की जो संतति है उसके बीच में जब क्रॉस होगा, तो उस क्रॉस से जो उत्पन्न पीढ़ी होगी, उस पीढ़ी को हम कहते हैं F2 जनरेशन, F2 या द्वितीय जनरेशन। कब उत्पन्न होगी? जब F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस होगा, उससे जो उत्पन्न होगा उसको हम कहते हैं F2 पीढ़ी। और आखिरी जो शब्दावली है वो है पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर। इस शब्द का उपयोग हमने जब इससे पहले पूर्व की एक जो वीडियो है जिसे हमने आनुवंशिकी भाग 1 नाम दिया है, उसमें हमने बात की थी कि किसी भी क्रॉस को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसका जो प्रदर्शन में जो चार्ट बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? चार्ट बनाया जाता है। तो उस चार्ट को बनाने वाले और उस प्रदर्शन को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे, वे थे आरसी पुनेट, 1927, आरसी पुनेट। और इसीलिए ये जो बोर्ड, चेकर बोर्ड बनाया जाता है, जो एक जिसे अपन कहें कि सारणी बनाई जाती है जिसमें कि उन लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है, उसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या कहते हैं? पुनेट स्क्वायर। एक चेकर बोर्ड होता है जिसमें हम बताते हैं कि कौन कौन सी जो पीढ़ी के लक्षण हैं वो उत्पन्न हुए हैं। उस बोर्ड को चेकर बोर्ड कहते हैं और इस चेकर बोर्ड को दूसरे रूप में जाना जाता है पुनेट स्क्वायर। किस नाम से जाना था? पुनेट स्क्वायर, क्योंकि इसको बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वे थे आरसी पुनेट। और 1927 में सबसे पहले ये विचार उनके द्वारा दिया गया था। तो ये शब्दावली थी। हम एक बार इन 7 और शब्दावलियों को रिपीट कर लेते हैं। जीन टाइप, जीनोटाइप, जीन प्रारूप, किसी भी लक्षण को व्यक्त करने वाली जीन्स का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं जीन प्रारूप। उन लक्षणों के द्वारा बाहरी तौर पर जो दिखाई देता है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं लक्षण प्रारूप। क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। केवल लक्षण प्रारूप उसके रूप के रूप में होता है, लिंग के रूप में होता है, रंग के रूप में होता है, व्यवहार के रूप में, जो ऊपर से दिखाई देता है। तो ऊपर से जो दिखाई देता है उसे हम कहते हैं लक्षण प्रारूप। जब हम उसको लक्षण को उत्पन्न करने वाली जीन्स का अध्ययन करते हैं तो इसे अपन कहते हैं जीन प्रारूप। शुद्ध वंशक्रम केवल एक ही पीढ़ी में उत्पन्न होता है, होमोजाइगस अवस्था में। एक संकर क्रॉस, एक लक्षण को लेकर के जब क्रॉस किया जाता है तो एक संकर क्रॉस, 2 लक्षणों को लेकर के क्रॉस किया जाता है तो द्विसंकर क्रॉस, और 1-2 से अधिक लक्षणों को लेकर के जब कोई क्रॉस किया जाता है तो इसे बहुसंकर क्रॉस कहते हैं। व्युत्क्रम क्रॉस, लक्षण एक होता है,
लेकिन विपरीत लिंग में जब इसको उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार के क्रॉस को हम व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। जीन पूल, जीन पूल का मतलब होता है कि अगुणित जो गुणसूत्र के सेट होते हैं, अगुणित गुणसूत्र के सेट जो होते हैं, जो किसी जनक के द्वारा संतति में पहुंचाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीनोम कहलाते हैं। जीन पूल किसी एक जनसंख्या में जितनी भी जीन्स होती हैं वे मिलकर के जो इकाई बनाती हैं उसे हम कहते हैं जीन पूल। F1 पीढ़ी जनक से जो उत्पन्न होती है उसे अपन F1 पीढ़ी कहते हैं, और F1 पीढ़ी के बीच में जब क्रॉस होता है उससे जो उत्पन्न होती है उसे हम F2 पीढ़ी कहते हैं। पुनेट स्क्वायर किसी भी क्रॉस को दर्शाने के लिए जिस चेकर बोर्ड का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। तो ये कुछ शब्दावली थी जो मेंडल के द्वारा उपयोग की गई थी। इसको मेंडेलियन शब्दावली कहते हैं।